मेरा नाम मरियम है। मेरी उम्र 22 साल है। हम इस्लामाबाद में रहते हैं। मेरा ताल्लुक एक अमीर घराने से है। हम 2 बहन हैं और 2 भाई, लेकिन सब अपनी अलग दुनिया में मस्त हैं। माँ बाप भी अलग अलग दुनिया बनाए हुए थे। मेरे पापा सारे दिन बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे और अम्मा अपने दोस्तों के साथ और सोशल वर्क में मसरूफ़ रहती थी। इनको लगता था कि उनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं, खुद को संभाल सकते हैं, पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि इस उम्र में बच्चों को माँ बाप की सख्त ज़रूरत होती है, ख़ासकर माँ की, जो बेटियों की सहेली बनकर उनके दिल की हर बात सुन और समझ लेती हैं। मेरी बहन की भी सोशल सर्कल बहुत बड़ा था, लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे। मैं ख़ुद को बहुत अकेला समझती थी। मेरी बहन बहुत खूबसूरत और गोरी थी, मेरा रंग सांवला था। शायद यही वजह थी कि मैं सी अकेलेपन का शिकार हो गई। मैं भी अक्सर अपनी बहन इनाया की तारीफ़ करती रहती। हर पार्टी में अपने साथ ले जाती थी, क्योंकि इनाया में बहुत कॉन्फिडेंस था। सब इसे बहुत पसंद करते थे। मुझ में कुछ भी समझदारी नहीं थी। मैं तो अपने घर वालों से भी ज़्यादा फ्री नहीं हो पाती थी। शायद मेरा नेचर ही ऐसा था, इसलिए मैं चुप चुप और अलग अलग रहती थी। स्कूल कॉलेज में लड़कियों को हंसता बोलता देखती तो मैं सोचती कि ऐसे कैसे कर लेती हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा शर्मीली थी। फिर कॉलेज में मेरी दोस्त महक नाम की लड़की बन गई। वह बहुत ही खूबसूरत थी, एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन काफ़ी तेज़ थी, पर मेरी फिर भी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। कभी कभी मैं सोचती कि महक में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। अजीब अजीब बातें करती रहती थी जो हम शर्म के मारे नहीं करते थे। उसके बहुत से बॉयफ्रेंड थे जिनसे वह महंगे महंगे गिफ्ट लेती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी दोस्ती महक से बढ़ती गई। वह अपने बॉयफ्रेंड की बातें मुझे बताया करती। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत मज़ा आने लगा। अक्सर महक मुझे कहती थी कि मैं भी लड़कों से दोस्ती करूं। वह कहती थी कि मैं तुम्हारी सेटिंग करती हूँ किसी लड़के से। मैं हंसकर टाल देती। मेरी अपनी गाड़ी थी जिससे मैं खुद ड्राइव करती थी और महक साथ में बैठ जाती थी। वह कहती थी अमीर दोस्त भी किसी नेमत से कम नहीं है जो मुफ्त में खिलाती है और शॉपिंग करवाती है। पैसे की मेरे पास कमी नहीं थी, बस एक अच्छे दोस्त की कमी थी जो महक की सूरत में पूरी हो गई। अक्सर महक कॉलेज से सीधा मेरे घर आ जाती और हम देर तक बातें करते, पर महक ने मुझे अपने घर नहीं बुलाया था। मैं कभी बोलती कि तुम्हारे घर चलते हैं तो महक कोई बहाना बनाकर मुझे टाल देती। फिर महक के अब्बू का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया और वह चली गई। मैं महक के गले लगकर खूब रोई। उसने कहा कि हम फ़ोन पर बातें करते रहेंगे। फिर फ़ोन पर हमारी बातें हो जाया करती। महक के जाने के बाद मैं खुद को तन्हा महसूस करने लगी। इन तन्हाइयों से उदास होकर मैं दूसरे रास्ते पर चल पड़ी। एक दिन मेरे पास एक फ़ोन आया जिसे मैंने रॉन्ग नंबर कहकर टाल दिया। फिर अगले दिन उसी वक्त उसी नंबर से फ़ोन आया। मैंने कहा देखिए मिस्टर, कल भी मैंने आपको कहा था रॉन्ग नंबर है। जब आपने सुन लिया था कि एक लड़की की आवाज़ है तो आप बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। मैंने गुस्से से उसे बहुत कुछ सुना डाला। अरे अरे आप गुस्सा तो ना करें, मैं क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूँ मिस मरियम। उसकी बात पर मैं हैरान रह गई। कौन हैं आप और आपको किसने मेरा बताया? जब लगन सच्ची हो नाम और पता मालूम करना भी मुश्किल नहीं है। उसने फ़ौरन मेरे घर का एड्रेस मुझे बताया तो मैं बहुत परेशान हो गई। फिर ये सिलसिला चल निकला। रोज़ रात को देर तक हम बातें करते रहते। उसकी बातों की आवाज़ की मुझे आदत सी हो गई। अगर उस अनजान शख्स आमिर का फ़ोन नहीं आता तो मैं पागल सी हो जाती। फ़ोन का नशा मेरे अंदर समा गया था। आमिर से फ़ोन पर बात करते करते मुझे 1 महीना हो गया, पर हमारी मुलाकात नहीं हुई। आहिस्ता आहिस्ता मुलाकात के लिए आमिर का इजहार बढ़ता गया। मैं मिलने के लिए इनकार करती थी, क्योंकि मुझे अम्मी और अब्बू से बहुत डर लगता था। मैं अपने अम्मी और अब्बू को अच्छे से जानती थी।
چاہے وہ کتنے بھی امیر یا کتنے ہی ماڈرن ہوں، لیکن اندر سے وہی پرانے خیالات کے تھے جن کو شادی سے پہلے غیر لڑکوں سے ملنا جلنا بالکل پسند نہیں تھا۔ میری بہن عنایہ کو بھی بہت آزادی دی گئی، لیکن اسے بھی صاف لفظوں میں سمجھا دیا گیا کہ لڑکوں سے دوستی مت کرنا۔ ایک دن عامر مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اس نے فون بند کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں اس پر بھروسہ نہیں کرتی، اس پر شک کرتی ہوں، اس لیے اس نے ملنے سے منع کرتی ہوں۔ جب عامر سے میری بات بند ہو گئی تو میں بے چین ہو گئی، کیونکہ میں عامر کو بغیر دیکھ کر ہی اس سے محبت کرنے لگی۔ یہ میری زندگی میں آنے والا ایک ایسا انسان تھا جس نے مجھے سکون دیا۔ میں اپنی فیلنگ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں عامر کو بہت زیادہ ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ملاقات کے لیے راضی ہو گئی۔ اگلے دن میں سویرے پارلر گئی، اچھے سے تیار ہوئی، مہنگا خوبصورت کپڑے پہنے۔ آج میں خود کو بھی اچھا محسوس کر رہی تھی۔ میں عامر کی ساری باتیں مہک کو فون پر بتا دیتی۔ مہک مجھے مشورہ دیتی تھی۔ عامر سے ملنے میں ایک ہوٹل گئی۔ عامر کو دیکھ کر مجھے تھوڑی مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ سانولا اور دبلا پتلا ایک لڑکا تھا اور مڈل کلاس لڑکا تھا۔ پھر میں نے دل کو بہلایا کہ عامر ایک اچھا انسان ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی تو سانولی ہوں، اس نے تو میرا رنگ نہیں دیکھا اور مجھے محبت کر بیٹھا۔ یہی سوچ کر میں نے عامر سے باتیں جاری رکھی اور ہم کبھی ہوٹل میں اور کبھی پارک میں ملنے لگے۔ تبھی عنایہ کی بھی منگنی ہو گئی۔ ایک دن عامر نے مجھے اپنی فلیٹ پر بلایا کہ اس کے برتھ ڈے پارٹی ہے، اس کے گھر والے بھی موجود ہوں گے۔ میں اچھے سے تیار ہو کر شام کو عامر کے بتائے گئے پتے پر گئی۔ عامر نے میرے لیے دروازہ کھولا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ عامر کے گھر میں مہک کھڑی تھی۔ عامر نے بتایا کہ اس کی کزن ہے اور مہک نے بھی کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ عامر مجھے جس لڑکی سے ملوانے والے ہیں وہ مریم ہیں۔ بہرحال میں مہک سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد میں بہانہ کر کے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ جب کافی دیر ہوئی مہک نہ آئی تو میں نے عامر سے پوچھا کہ عامر، مہک کہاں چلی گئی اور تمہارے گھر والے نظر نہیں آ رہے؟ اس نے کہا کہ سبھی دعوت پر گئے ہیں، بس ابھی آتے ہی ہوں گے، تم یہاں پر ہی بیٹھو، میں مہک کو دیکھ کر آتا ہوں۔ عامر دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جانے مجھے کیوں احساس ہوا اور میں عامر کے پیچھے پیچھے گئی اور اندر سے آتی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ عامر، سنبھالو مریم کو۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ میں نے مریم کا نمبر اور ایڈریس سب تمہیں دیا۔ اب میرے پیسے مجھے دو، جو کرنا ہے اس لڑکی کا کرو، مجھے دوسرے کلائنٹ کا فون آ رہا ہے، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ مہک کی آواز مجھے گہری کھائی میں دھکیل رہی تھی۔ مجھے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہویا جا رہا تھا۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھا اور اپنے رونے کی آواز روکی۔ عامر بولا، آہستہ بولو، سن نہ لے، ہماری چال الٹی نہ پڑ جائے، یہ لو پیسے اور اگلی مچھلی پھنسانے کی سوچو۔ مجھے گہرا صدمہ لگا تھا۔ میں نے ہمت کی، آرام آرام سے واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی، کیونکہ میں بھاگ نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں پکڑی جا سکتی تھی۔ اب میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مہک اور عامر ملے ہوئے ہیں، اب میری عزت دار دار ہو جائے گی اور میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہوں گی۔ مجھے ہر حال میں ہمت کرنی تھی۔ ایک موقع تھا میرے ہاتھ میں نے سوچا میں آزما کر دیکھ لوں۔ دونوں صورتوں میں ہی موت میری ہونی تھی۔ جب مہک اور عامر باہر آئے تو میں نے اپنی گھبراہٹ مٹائی اور مسکرانے لگی۔ مہک نے کہا، مریم، تم عامر سے باتیں کرو، میں 5 منٹ میں آتی ہوں، مجھے ایک کام ہے۔ ارے مہک، رکو، میں تمہارے لیے گفٹ لے کر آئی ہوں جو گاڑی میں بھول کر آ گئی۔ پاپا نے میرے نام ایک فلیٹ کیا ہے جس کی قیمت قریباً 4 لاکھ ہے۔ میں اس پلاٹ کے کاغذ لے کر آئی تھی۔ عامر کے برتھ ڈے گفٹ میں اس کے نام میں کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی بات مکمل کر کے میں نے عامر کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ مہک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہاں عامر، شادی کے بعد ویسے بھی تم دونوں ایک ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا، میری خواہش ہے ہم اس پلاٹ پر اپنی پسند کا ایک خوبصورت گھر بنائیں۔ میں نے شرما کر یہ کہا، مریم چلو تم لے کر آؤ۔
गाड़ी से वो पेपर। महक के कहने पर मैं नीचे गाड़ी की तरफ आ गई। मेरी जान सूली पर अटकी हुई थी। अंदर ही अंदर मैं अल्लाह का नाम ले रही थी। महक मेरे साथ नीचे आई थी। अब मैं ये सोच रही थी कि महक से कैसे जान छुड़वाऊँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी। तभी महक का फ़ोन बजा। वे एक कोने में खड़ी होकर फ़ोन पर बात करने लगी। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चली गई और पीछे मुड़कर नहीं देखा। तेज़ गाड़ी चलाती हुई फ़ौरन अपने घर आ गई और अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। इतना बड़ा धोखा, एक तरफ मोहब्बत और दूसरी तरफ दोस्त, दोनों ने मिलकर मुझे अपने जाल में फंसाया। अगर आज मैं उनकी बातें नहीं सुनती तो मैं बर्बाद हो जाती। मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करती उतना कम है। पर मेरा हर रिश्ते से एतबार उठ गया। मैं बिल्कुल टूट कर रह गई और बहुत अरसा तक रही। अम्मी पापा मेरी वजह से बहुत परेशान हो गए और हर वक्त वे मेरे सिराने बैठे रहते। डॉक्टर के मुताबिक मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा था। अम्मी पापा मुझसे पूछते रहते कि क्या परेशानी है, पर मैं चुपचाप उन्हें देखती रहती। मुझे एहसास हुआ है कि हम ही बच्चे गलत होते हैं जो बड़े होने पर अपने माता पिता से दूरी बना लेते हैं और सारी गलती अपने माँ बाप की बता देते हैं। आमिर और महक के धमकी भरे मैसेज आने लगे। आमिर का फ़ोन बज जाता पर मैं नहीं उठाती। आमिर के ऐसे मैसेजेस आते कि मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, तुम बचकर नहीं जा सकती हो, आखिर कितना दूर जाओगी तुम मुझसे, मैं तुम्हारे घर का पता भी जानता हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा को सब बता दूंगा। उनके ऐसे मैसेजेस पढ़कर मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मैं सहम जाती, कहीं महक और आमिर नीचे आ तो नहीं गए और मेरी मम्मी पापा को नमक मसाला लगाकर सारी बातें तो नहीं बता दी और फिर पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। मेरी हालात में कोई भी सुधार ना आने की वजह से मेरे मम्मी पापा मुझे कहीं शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आखिर क्या डर है तुम्हें। मैंने कहा अगर मेरे माँ बाप इस शहर को छोड़ दें तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मेरे माँ बाप एकदम राज़ी हो गए और वे शहर और घर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। मैंने अपना फ़ोन नंबर भी बदल लिया, तब जाकर मैंने चैन का सांस लिया। अभी भी मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा डर बैठा हुआ था कि कहीं मुझे ढूंढते आमिर और महक यहाँ ना जाएं। पर जब मैंने महसूस किया कि नंबर और घर बदलने के बाद आमिर और महक ने मेरा साथ कुछ नहीं किया तो मैं कुछ बेहतर हो गई। यहाँ पर मैं अकेली नहीं रहना चाहती थी। मैं मम्मी पापा और भाइयों के साथ बैठ जाती। घर वालों के प्यार और तवज्जो से मैं आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आई और इनाया की शादी भी अभी तक नहीं हुई थी। उनकी शादी की डेट मेरी वजह से रुक गई थी। अप्पी की शादी हो गई और मेरे लिए एक लड़के का रिश्ता आया। अरहम मेरे मामू का बेटा था, उसकी लाहौर में जॉब थी। जब भी अरहम हमारे घर आता और हम उसके घर जाते, अरहम मेरे आगे पीछे फिरता। उसकी आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा था। मैं उसके नज़रअंदाज करती थी, लेकिन अब आमिर से धोखा खाने के बाद मैंने दिल से अरहम का रिश्ता कबूल कर लिया। मेरी और अरहम की शादी हो गई और अरहम बहुत अच्छा इंसान था। मैं उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे 2 बेटे भी हैं। शादी के 7 साल बाद मैंने न्यूज़ में देखा कि एक बहुत बड़ा गैंग, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जो लड़कियों को बेचते थे। उस गैंग में आमिर और महक को देखकर मैं सट्टे में चली गई। उस दिन वे खबर सुनकर मैं बहुत रोई। अरहम मुझे चुप करवाता रहा। उसे लग रहा था कि मैं बहुत दुखी हूँ, सबके दुख में दुखी हो जाती हूँ, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मेरे अंदर कैसी आग जल रही है। आमिर और महक ने मुझे अपने गलत नाम बताए, उन्हें सख्त सज़ा मिले और वे अपने अंजाम तक पहुँच गए। न जाने उन्होंने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की होगी। अल्लाह की लाठी में आवाज़ होती है। अब वो दोनों पूरी उम्र जेल में चक्की पीसेंगे। हर पल मैं अल्लाह का शुक्रगुजार करती हूँ और दूसरी लड़कियों को भी यही नसीहत देती हूँ कि किसी गैर मर्द के धोखे में ना आए। धन्यवाद दोस्तों।